सभी छात्र रेलवे ग्रुप डी CVT 1 पेपर के लिए हाल ही फिलहाल जुड़ जाएं। यहाँ पर सभी यहाँ तो आप रेलवे ग्रुप डी यहाँ रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने रेलवे भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर जो आपका 2024 और 2025 का पेपर हुआ था, इसको हम पूरा समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर यह पेपर 27 नवंबर 2025 को हुआ था। तो ये वाला पेपर आपको समझाने वाले हैं कि आपके यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो यहाँ पर जल्द से जल्द आपको तैयारी अपनी करना है, चाहे आप अपनी रेलवे ग्रुप डी चाहे आप रेलवे NTPC की कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला वाला क्वेश्चन देखूंगा। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि वह 3.0 सेकंड तक गिरता है और वह ग्राम इक्वल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका अंतिम वेग कितना होगा। तो इसका आंसर रहेगा पहला वाला ए रहेगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप अपनी जो आपकी कॉपी है, तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके 1 बाई 1 यहाँ पर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ से सभी प्रश्नों को यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर अपना दूसरा सवाल है, सावर की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। जल की कठोरता का कम होना, या जल में फैन उत्पन्न करना, या जल की पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना, या कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। तो इसका आंसर होने वाला है आपका चौथा वाला। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना। तो यहाँ पर अपना तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियो यहाँ पर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ तो आप हमारे चैनल पर जाकर यहाँ से आप लॉन्ग वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपना तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपने कक्षा 9th और 10th का सिलेबस और 12th का आता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कठिन है नहीं है। तो लेंस की शक्ति को डॉट 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 के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर आप मैंने पिछली कक्षा में बताया था, इसकी फोकस दूरी के वर्ग या मीटर से इसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम, या इसकी फोकस दूरी या अपवर्तनांक के गुणनफल, छवि दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, दूसरा वाला, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। तो यहाँ पर दूसरा वाला आपका यहाँ पर सही होने वाला है। तो यहाँ पर अपना चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षा में मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से अपनी तैयारी करना है। तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि यहाँ पर जो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग है। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और तीसरा यहाँ पर किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। मतलब जो कार्य हो रहा है उसी के बल की दिशा के आधार पर अपन धनात्मक या ऋणात्मक का पता चलता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला यहाँ पर आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर आप तीसरा वाला नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपने क्लास 12 में यहाँ पर आपको पहला वाला विलयन पार्ट है, सॉल्यूशन वाला पार्ट है, इसमें भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो विलयन वाला यहाँ पर आपको पार्ट अच्छे से समझाकर यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन का हल यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, या विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका आंसर सी वाला होने वाला है, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ से आप लॉन्ग वीडियो आप कमेंट कर देना, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर छठवां, यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन है, अस्थमता मुक्ता श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। जो आपकी अस्थमा है, जो आपके कौन से श्वसन तंत्र की किस भाग को प्रभावित करता है, ब्रोंकी और ब्रोंकी ऑन्स को। यहाँ पर आपका तीसरा वाला आंसर सही होने वाला है। आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। यहाँ तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी। तो यहाँ से भी अपना तैयारी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हो, चाहे आप
एनटीपीसी की कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपके सभी प्रश्नों में आपके आने वाले हैं, चाहे आप एमपी पुलिस की कर रहे हो, चाहे वो आप बैंक से संबंधित नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी भी आने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आपकी सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। यहाँ पर आपकी लोहा है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, इसका आंसर डी होगा लोहा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयारी करना है। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते, तो ऐसा किसके कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब आपकी मुद्रित सामग्री एक मोटी कांच की पट्टी पर रखी जाती है, आपने देखा होगा कांच की जो कांच होता है, जब अपन कोई इस पर चीज़ रखते हैं तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया होगा। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 9वां बहुत सरल इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे, चाहे आप एमपी पुलिस, चाहे रेलवे ग्रुप डी, चाहे रेलवे एनटीपीसी, चाहे आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल सी डी की कर रहे हो तो इसमें आपको पूछे जाने हो, और आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तो आपको पूछा जाना ही है। तो आप किसी भी एमपी मध्य प्रदेश में आप गवर्नमेंट नौकरी की या प्राइवेट नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है 9वां, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डॉट प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा देख लेना, तो इसका आंसर रहेगा खंडीभवन प्रक्रिया द्वारा वह तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणवत्ता बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। आपने कक्षा 12 में या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब वह नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो इसका आंसर बी वाला रहेगा, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला पड़ सकता है, मतलब थोड़ा सा हल्का फीका सा नीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको कथन सही बताना है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है या 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर है। केवल कथन एक ही, मतलब विभवांतर को अपन भी वोल्ट में मापा जाता है। जो आपकी भी होती है विभवांतर को अपन भी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट को भी करते हैं, तो इसलिए आपका कथन एक जो आपका कथन एक है तो यहाँ पर आपका सही माना जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, कथन एक आपका सही है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है बहुत सरल, बहुत स्मॉल क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा CPCT का जो आपका 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर को यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। इसकी तैयारी 1 तारीख से या 25 तारीख से हो सकती है। तो यहाँ पर आपको CPCT की तैयारी करना हो तो आप CPCT की भी यहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना हो तो आप हमारे सेंटर पर आकर यहाँ पर आप टाइपिंग और कंप्यूटर पूरी CPCT की आपको तैयारी कोर्स आपको 2999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। और आपको अच्छे से फर्स्ट करना है तो आप जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब करें उनको हम 299 रुपये में देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर हमारे सेंटर पर आकर यहाँ से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। यहाँ पर 25 तारीख से आपका CPCT बैच यहाँ पर आपको स्टार्ट होने वाला है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको CPCT मान कर दिया गया है, इसलिए आपको CPCT की भी यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सेंटर पर आकर यहाँ पर आप CPCT की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। लेयर, यह लेयर पक्षी है, इसके लिए जो अंडे उत्पादन के लिए अपन उसको पालते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा 14 अर्धसूत्री
विभाजन के द्वारा अपन देवगुणित गुणसूत्रों को अगुणित एकमों में विभाजन करते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है 14 आपका क्वेश्चन है 14वां। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? 0.02 सेकंड का इसका समय लगने वाला है। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा 0.02 सेकंड। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन 15 वाला आ गया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर रहेगा पहला वाला, लैंगिक जनन के कारण। लैंगिक जनन जीवन प्रक्रिया और प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ना आपका स्वपोषी होता है, ना आपका विषमपोषी होता है, ना आपका परिवहन होता है। कौन सा होता है? आपका लैंगिक जनन जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 16वां क्वेश्चन। हाँ, वह प्रकारात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणुओं द्वारा नहीं होता है उसे डॉट 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 कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा पहला हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के द्वारा अपन ऑक्सीजन विषम परमाणु जो कार्यात्मक समूह होता है, जो विषम परमाणु नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका पहला वाला रहेगा। तो अब इसे आप पीडीएफ के द्वारा भी नोट कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप कमेंट कर देना, आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके कमेंट में भी डल जाएगी। तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्तर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है? तो इसका आंसर डी वाला सही है। किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर पहला वाला है, अपने मार्ग पर त्वरित होती है एक कार, नीचे चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला आंसर आपका आंसर सही होने वाला है। तो आप दूसरा वाले पर यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? हरित ऊतक। मैंने आपको पिछली क्लास में यह बहुत अच्छे से समझाया था। हरित ऊतक जो पादप है, ऊतक वह प्रकाश संश्लेषण करता है। द्रोणोतक भी नहीं करता है, जाइलम भी नहीं करता है, और पोषण वायु नहीं करता है। तो कौन कौन बचा? फिर हरित ऊतक। फिर हरित ऊतक का प्रकाश संश्लेषण करता है। पौधे भी करते हैं, हरित ऊतक भी करता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होने वाला है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति में जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई कितनी शक्ति होगी? 1100 वाट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके 20 क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन कर दी है। आप यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और 25 अगस्त से यहाँ पर हमारा CPCT का यहाँ पर आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। इसकी आपको 299 में आपको फ्री नोट्स और यहाँ पर आपको कोचिंग की सुविधा पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। यहाँ पर आपका जो 5, 6, 7 सितंबर का पेपर होने वाला है, तो आप हमारे सेंटर पर आकर यहाँ से आप अपना CPCT की परीक्षा का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, यहाँ पर आपकी सभी की प्रैक्टिस यहाँ पर तय की जाएगी। और यहाँ पर आप सेंटर पर आकर आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपको पूरा कंप्यूटर सीखना हो तो वह 6 महीना का कोर्स है, वह 2999 रुपये में भी आप सीख सकते हैं। अधिक जानकारी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। और नौकरी से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो डलती रहेंगी, परीक्षा से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।